हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लेक्चर 11 में गुप्त साम्राज्य को कवर करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे गुप्त साम्राज्य के वो सभी पॉइंट्स को कवर करें जो आपके एग्जामिनेशन, एंट्रेंस में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। लेक्चर की जो यहाँ PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले लेक्चर मैं आप सभी से एक सवाल करता हूँ। आप सभी जरूर इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। सवाल है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? ये जो गरुड़ आप देख रहे हैं ये गुप्त वंश का यहाँ पर चिन्ह हुआ करता है था। और यहाँ पर इसके बाद इस चिन्ह को, गरुड़ के चिन्ह को किसने अडॉप्ट किया? आपके ऑप्शंस हैं पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और वर्धन। तो बच्चों कमेंट करिए, पॉज करके वीडियो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट। ये चीज़ याद रखिए, इसका सही जवाब राष्ट्रकूट है। अब हम चलते हैं सीधे अपने लेक्चर की तरफ। गुप्त साम्राज्य, यहाँ पर गुप्त साम्राज्य 319 से 550, यहाँ पर ईसा पूर्व आप देख रहे हैं 275 से 550। ये दो तरीके के यहाँ पर मिथ है जो दोनों को मैंने डाल दिया है, बट एग्ज़ाम में आपकी ये चीज़ नहीं आती है। एग्ज़ाम में क्या आएगी वो हम स्टार्ट करते हैं। गुप्त किसानों के सामंत थे। इस बात से आप ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही बढ़िया से फ्लरिश हुए हैं। गुप्त किसानों के सामंत थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, संस्थापक का नाम श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। आप सभी देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर लोग गड़बड़ा जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सोचने लगते हैं इस गुप्त वंश में। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनका शासनकाल ईसा के जन्म से पहले था। और ईसा के जन्म के बाद आप पाते हैं यहाँ पर गुप्त वंश का शासन। ये आपने देख लिया। गुप्त संवत की शुरुआत की और महाराजा धीराज की उपाधि ली। गुप्त संवत की शुरुआत इन्होंने ही की, चंद्रगुप्त प्रथम ने, मतलब श्रीगुप्त ने। यहीं पर इसके बाद महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि भी हासिल की। लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। लिच्छवी जो कि राजकुमारी थी देवी, उनसे इनका विवाह हुआ। पुत्र इनके कौन? समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्र कहते थे इनको। क्या कहते थे? लिच्छवी दौहित्र भी कहते थे। समुद्रगुप्त महान पराक्रमी राजा जिसको कभी कोई हरा नहीं पाया है और इसने अपनी युद्ध रणनीतियों से बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। आगे जो लेक्चर चलेगा इसमें मैं पूरा इनको कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी पर उपाधि इनकी कौन कौन सी उपाधि है? यहाँ पर हम देखते हैं समरसथ, सर्वराजोच्छेता और अश्वमेध पराक्रम। ये इनकी उपाधि हैं कि इन्होंने ये उपाधियाँ हासिल की हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। वीणा के बहुत बड़े प्रेमी समुद्रगुप्त। साथ में कविराज की भी कहा गया। कविराज मतलब ये एक लौते हैं जिनको कविराज की उपाधि भी मिली है राजाओं में। सैन्य नीतियों हम देखते हैं क्या थी। दरबारी हरिशेर के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से इनकी सैन्य नीतियों के बारे में हमें पता चला। समुद्रगुप्त की सैन्य नीतियों के बारे में हमें कहाँ से पता चला? प्रयाग प्रशस्ति से। और इसको लिखा किसने? दरबारी हरिशेर ने। ये चीज़ याद रखिएगा। हरिशेर संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक लिखी थी। ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने कहा, और स्मिथ ने कहाँ कहा? स्मिथ की जो इनकी रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने यह बहुत बड़ी बात कही कि भारत का नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि नेपोलियन से समुद्रगुप्त की चर्चा करना ये कदाचित उचित नहीं है, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं नेपोलियन से बड़ा कीर्तिमान रखते हैं और इन्होंने उनसे बड़े बड़े कारनामे भी किए हैं। चलते हैं हम आगे। समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुए।
ये कभी पराजित नहीं हुए और इन्होंने मगध को जीता। किसको जीता? मगध को जीता। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की। गृहण, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखिएगा, इनके ये कुछ ऐसे नियम थे जो यहाँ पर ये विजय प्राप्त किया करते थे। इनके कुछ ऐसे नियम थे जिसमें था गृहण मोक्षानुग्रह। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर राजा जो होते थे उनसे युद्ध होता था और उनसे युद्ध होने के बाद जब वो राजा हार जाते थे, इसके बावजूद राजा को उनका साम्राज्य लौटा दिया जाता था गृहण मोक्षानुग्रह के तहत। इसी प्रकार से इनके बहुत सारे युद्ध रणनीतियाँ रही हैं जिसमें प्रसबोधरण भी है, प्रचार किरण भी हैं और इनके देखिए जितनी भी ये नीतियाँ आप देख रहे हैं ना, ये सारी नीतियाँ ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ये बदल देते थे। दक्षिण में जाते थे तो कोई और रणनीति अपनाते थे, मध्य भारत में होते थे तो इनकी युद्ध की कोई और रणनीति होती थी, एंड जब ये उत्तर की दिशा में युद्ध लड़ते थे तो इनकी कोई और रणनीति होती थी। मतलब जहाँ पर भी जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन होती थी वो ऐसे अपनी रणनीतियाँ अपनाते थे। हम आगे देखते हैं करदान व्याकरण प्रमाणगमन। इसके बाद हम क्या पाते हैं? भ्रष्ट राज्योत्सन राजवंश प्रतिष्ठा। एंड इसके बाद अंतिम में हम क्या देखते हैं? इनकी नीति आत्मनिवेदन कन्योपायन गुरुत्व दंडमस्य विषय भक्ति शासन याचना। इसमें क्या होता था ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये करते थे कि जो विदेशी राजा हुआ करते थे उन विदेशी राजाओं से ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाते थे। मतलब क्या, उनकी जो बेटियां हुआ करती थी उनसे इनके विवाह हुआ करते थे और साथ ही साथ इस तरीके से ये विदेशों में भी अपने शासन को स्थापित किया इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाकर। तो कितने प्रखर थे, इसी बात से इनका पता चल सकता है कि कैसा भी परिस्थिति हो ये अपने आप को वहाँ पर ढालेंगे और युद्ध को विजय में बदल देंगे। अब आप देख रहे हैं इनकी सबसे बड़ी कीर्तिमान के रूप में क्या देखा जाता है? 12 राज्यों के संघ को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। सबसे बड़ा इनका कीर्तिमान 12 राज्यों का संघ। अभी आप करंट में खुद सोच लें कि अपना जो भारत है अगर इस पे 12 देश मिलकर आक्रमण करेंगे तो क्या स्थिति होगी। उसी प्रकार से सोच लीजिए इनका भी राज्य है और इनके 12 राज्य अगर इनको घेर लें इनको मारने के लिए और उसके बाद भी 12 राज्य को पराजित कर दें तो उसका क्या रहा होगा गेस्चर, उस टाइम ही आप इसको अनुभव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभिलेख में समुद्रगुप्त को चिरोत्सन अश्वमेध हता कहा गया है। इसका मतलब क्या है? अश्वमेध यज्ञ को फिर से शुरू करने वाला। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की जो प्रथा थी बहुत समय से बंद चल रही थी, उसको इन्होंने वापस शुरू किया, अश्वमेध यज्ञ किया और जहाँ पर भी उसका घोड़ा जाता रहा वहाँ तक इनका शासन बढ़ता चला गया। हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी। इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम देवाश्री, देवराज, देवगुप्त एंड शक विजेता। इनके अन्य नाम ये सारे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय दक्षिण के शासकों पराजित किया इन्होंने। दक्षिण के जो शकों थे, शक, इनको इन्होंने पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया। याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण के शकों को हराया और उसके विजय की खुशी में चांदी का सिक्का भी जारी किया गया जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता है और आज की डेट में आप रुपया भी पाते हैं अपनी करेंसी के तौर पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में एक लौह स्तंभ बनवाया। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था लौह स्तंभ। कहाँ पर? महरौली में। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? 9 रत्न। इसमें प्रमुख कौन कौन थे? कालिदास, बराहमिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी। आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे विख्यात नाम कि अगर इन पे एक एक लेक्चर भी लिया जाए तो भी इनकी प्रशस्तियों को गिनाने के लिए कम हैं। अब आप सोच सकते हैं जिसके राज दरबारी इतने खतरनाक लोग हों,
इतने ज़्यादा ब्रिलियंट लोग हों, उसकी शासन सत्ता कैसी रही होगी। अब हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाह्यान आया, जो लगभग 399 से 414 तक रहा। अब याद रखिएगा, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछा जाता है। अब यहाँ पर पायल बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। पायल जो था वो कौन था? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। कौड़ियों का प्रयोग लेन देन में प्रयोग होता था। याद रखिएगा, इनके शासनकाल में कौड़ियों का प्रयोग लेन देन के लिए किया जाता था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, जिस इस स्लाइड में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इनकी यहाँ पर शासन नीति, बट ये शासन नीति नहीं है। इनकी ये जो चीज़ें हैं ये इनकी विस्तार नीति के अंतर्गत आती हैं। ये जो इनके पॉइंट्स हैं ये इनके विस्तार नीति के अंतर्गत आते हैं। इसको आप याद रखिएगा। हम चलते हैं वापस अपने लेक्चर पर। अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने भी किया। शैव धर्म के अनुयायी थे। ये कौन थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। कार्तिकेय के बहुत बड़े उपासक यह थे। इनके सिक्कों पर मयूर की आकृति बनी हुई थी। और याद रखिएगा, जो यहाँ पर भगवान कार्तिकेय हैं, इनकी भी सवारी यहाँ पर मयूर है। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने ही की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त के बारे में हम देखते हैं। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है स्कंदगुप्त के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा यह स्कंदगुप्त द्वारा पराजित हुई। मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आक्रमण किया इन्होंने, हूणों ने, इनके आक्रमण को स्कंदगुप्त ने बहुत ही अच्छे से कुचल दिया और इनको परास्त किया। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में, यह बौद्ध धर्म का मतानुयायी थे। यह हूण शासक महिरकुल को पराजित किया। इन्होंने भी हूण शासक महिरकुल को पराजित किया। भानुगुप्त के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का सर्वोत्तम उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और देखिए, यही एक मात्र कारण था। देखिए, स्वर्णिम युग तो हम कह सकते हैं गुप्त शासन काल को, बट जहाँ पर ये सती प्रथा का एक साक्ष्य मिल गया ना, वहीं पर ही इस पे क्वेश्चन भी उठ जाता है कि क्या सच में यह स्वर्णिम काल था जहाँ पर सती प्रथा को इम्पोज करके रखा गया था समाज में। अब हम आगे देखते हैं गुप्तकालीन विशेषताएं। स्वर्णिम काल देखिए कहा जाता है। गुप्तकालीन विशेषताएं, प्रशासन के तौर पे प्रांत को भूक्ति कहते थे। प्रांत को क्या कहते थे? भूक्ति। तथा प्रांत का प्रमुख उपरिक कहलाता था। प्रांत का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था? उपरिक। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, नगर परिषद में व्यावसायिक समूह शामिल था। नगर परिषद में क्या था? व्यावसायिक समूह यहाँ पर शामिल था। नगर श्रेणी का प्रधान। सारथवा कौन था? व्यापारिक काफिले का प्रधान। प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी को कहते थे। एंड प्रथम कायस्थ प्रधान लेखक को कहा गया। गुप्त काल में पहली बार दीवानी एवं फौजदारी कानून की विस्तृत व्याख्या हुई। गुप्त काल में पहली बार दीवानी एवं फौजदारी कानून की विस्तृत व्याख्या हुई। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन माने गए? बृहस्पति माने गए गुप्त काल के अंतर्गत। यहाँ पर हम देखते हैं समाज कैसे रहा। चतुर्वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। यहाँ पर कौन सी वर्ण व्यवस्था मौजूद थी? चतुर्वर्ण व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी। और उपजातियों का विकास हुआ। ब्राह्मणों की उपजातियाँ जैसे गुजरात में नागर, राजस्थान में श्रीमाली विकसित थी। चोरी करने पर ब्राह्मण को ज़्यादा दंड दिया जाता था और शूद्र को कम दंड दिया जाता था। ये भी याद रखिएगा कि एक अच्छे शासन का एक अच्छा सा ये भी एग्जाम्पल है
कि जो ज़्यादा अच्छे थे पढ़ने लिखने में सारी चीज़ें, जिनको अच्छे से अनुभूति थी उनकी गलतियों के बारे में, उनको दंड ज़्यादा दिया जाता था। कालिदास इन्हीं के शासनकाल में मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, देवदासी का उल्लेख, मतलब कालिदास की जो रचनाएं हैं इनमें उल्लेख मिलता है इनके पूरे शासनकाल का देखने को। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में यह दिखता है। समाज में अस्पृश्यता मौजूद थी, समाज में क्या थी? अस्पृश्यता मौजूद थी। एंड हम क्या पाते हैं? अवगुणन, पर्दा प्रथा समाज में था, समाज में क्या थी? पर्दा प्रथा थी। एंड नगद कर को हिरण्य कहते थे, नगद कर को क्या कहते थे? हिरण्य कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे। गुप्त काल में किसानों पर लगने वाले कर को उन्द्रग कहते थे। क्या कहते थे? उन्द्रग। इसी काल में नारद ने भूमि को 3 भागों में बांट दिया। वो 3 भाग कौन? अर्थ रिवर, रिवर और वन भूमि। यहीं पर हम पाते हैं अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा। अमरकोश नामक ग्रंथ किसने लिखा? अमर सिंह ने। यहीं पर हम आगे देखेंगे गुप्त काल का सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त काल में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई हैं हम इनकी चर्चा करते हैं। काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए गुप्त काल को इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया। साहित्यिक विकास इन्हीं में हुआ, सबसे ज़्यादा यहीं पर ही, यहाँ पर साहित्यिक विकास हुआ। महाकवि कालिदास इन्हीं के समय में। शैक्षणिक विकास भी देखने को मिलता है, वैज्ञानिक विकास भी, और दर्शन का विकास भी इनके यहाँ पर गुप्त काल में देखने को मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं सांस्कृतिक विकास को लेकर यहाँ पर मैरिज को होते हुए भी। कला और संस्कृति के रूप में स्थापत्य कला का विकास, मंदिर की स्थापना यहीं पर देखने को मिलती है। स्थापत्य कला के अंतर्गत चित्रकला का विकास देखने को मिलता है। मूर्ति कला का भी विकास यहाँ पर बढ़िया से देखने को मिलता है गुप्त काल के अंतर्गत। यहाँ पर हम देखते हैं इसी काल में नारद, पराशर, कात्यायन एंड बृहस्पति ने स्मृति साहित्य की रचना की। किसकी? स्मृति साहित्य की रचना की। प्राचीनतम स्मृति मौर्योत्तर काल की मनुस्मृति है। याद रखिएगा, प्राचीनतम जो स्मृति है वो मौर्योत्तर काल की मनुस्मृति है, इसको मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो गुप्त काल है उनमें नारद, पराशर, कात्यायन, बृहस्पति ने स्मृति साहित्य की रचना की। भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत। इस काल में वेदांगों का अध्ययन शिक्षा का प्रमुख विषय था। वेदांगों का अध्ययन शिक्षा का प्रमुख विषय था। सही व्याख्या करने के लिए 6 वेदांगों का निर्माण हुआ। सही व्याख्या करने के लिए किसका निर्माण हुआ? 6 वेदांगों का, जिसमें एक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहीं पर देखिए प्यारे बच्चों, लेक्चर की समाप्ति यहीं पर हो गई है। आप यहाँ पर PDF को ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से एंड अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी इंक्वायरी हो तो BW कैंपस की टीम को कॉल करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।